नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा था उसमें मैंने आपको ज्योग्राफी में 6 क्लास कंप्लीट करा दिया है, 7th चल रहा है। और मैंने साथ में एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के भी स्टार्ट किया है और साइंस की भी। ठीक है, तो मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो अपडेट कर दिया है बट साइंस का भी नहीं किया है। तो आज हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज 9 सीखते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं भी कोशिश करेंगे जिससे कि आपको लगातार इसके 3 वीडियोस मिल जाए, जिससे कि 6 क्लास एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट रहे। ठीक है, तो 7th क्लास से स्टार्ट कर देंगे मंडे से। उसे भी मे बी इस मंथ के एंड तक 7th भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में। जो हमने मौर्य काल देखा था बुद्ध, उसी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बर्तन बनते थे, वहाँ से ही व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर कि अभी आपने देखा होगा, अगर जियोग्राफी का पेपर देखा हुआ आपने, मेंस का पेपर था, उसमें स्थान पूछा हुआ था कि कौन सा केंद्र किस चीज़ के लिए फेमस है और उसके बारे में 25 शब्द लिखे हैं। तो क्वेश्चन इसी से आए हुए थे। दक्षिण भारत जो है आपका सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। किसे बुलाते थे? काला सोना, काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों के रास्ते रोम में पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लग जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं वो पॉइंट हाईलाइट कर दूंगा जो पॉइंट आपको नोट करने के लिए है। जैसे ये नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में मांग थी कि इसे काला सोना कहकर पुकारते थे। ठीक है, इसी रीजन से व्यापारी हमारे देश की तरफ आकर्षित हुए थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता, चलिए देखते हैं। कविता दे रखी है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। कुछ लोग जो अरब सागर के किनारे चलते थे, कुछ लोग पार करते थे। ठीक है, नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। कौन सी मानसून के साथ? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि जानते हैं अरब के पूर्वी तट से कराना है तो हमारे जो मानसून हवाएं चलते हैं, मानसून जो आपकी जून से सितंबर तक मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, तो उसके सहारे इनके लिए आना आसान होता था। जैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप पढ़ेंगे उसमें से और कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो आपके लिए और बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाके में कौन सा? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में आप याद रख लीजिएगा। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूविंदर की चर्चा मिलती है। तो पूछ सकता है कि मूविंदर की चर्चा किस में मिलती है, तो ऑप्शन में दे देगा संगम कविताएं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? कौन सा शब्द है? तमिल शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था। देखते हैं कौन से 3 शासक परिवार थे। ये थे चोल, चेर, पांडव। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। किस टाइम में? 2300 साल पहले। तो आज से जाएंगे 2000 तो 300 BC में। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं ने के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था और एक देश के अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पतन,
पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा था पांडवों की राजधानी मदुरै। तो याद कर लीजिएगा कि जो कावेरीपट्टनम था पत्तन था एक, ठीक है। पहली बात ये चोलों के अधीन था कावेरीपट्टनम, एक पत्तन था हवाई जहाज़ के लिए, ठीक है, पत्तन था। और तीसरी बात इसमें याद रखिएगा कि कावेरीपट्टनम, क्या पूछ सकता है कि कावेरीपट्टनम किसके अधीन था, किस राज्य में था, किस प्रदेश में, इसका करंट में कहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै, और किस लिए फेमस थे, व्यापार के लिए, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो देखिए जो दक्षिण भारत में कर के बजाय उपहार लिए जाते थे उस समय, करीब कब 300 BC में, ठीक है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों को बांट देते थे, ठीक है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे, ठीक है। जैसे आप वही कहानी है जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसको कीमत के तरीके से चापलूसी का समझ सकते हैं आप। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन शासक आया, ठीक है। पश्चिम भारत में सातवाहन शासक कहाँ पे, गुजरात की तरफ, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, ठीक है। कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बारे में मैं उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, अभिलेख से पता चलता है। और वहाँ अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा सातवाहन शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। चलिए देखते हैं, इन्होंने आक्रमण किया होगा तो उसके लिए सेनाएं भेजी होंगी, ठीक है। रेशम मार्ग की कहानी जानते हैं, जिससे हम भारत में आने जाने का रास्ता था, जो ईरान और तुर्की सबके लिए जो रास्ते का कार्य करता था। देखते हैं, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़ा अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है रेशम के कीड़े से। तो रेशम हमें किससे प्राप्त होता है, रेशम क्या है, रेशम की साड़ी क्या होती है, कच्चा रेशम निकाल कर शुद्ध कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है, रेशम बनाया जाता है, ठीक है। रेशम बनाने की, एक मिनट, चलिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ था। कब, 7000 साल पहले, ठीक है। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। तो आप जानते हैं जैसे चीन ने छिपाए रखा। इस चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। ये रेशम का व्यापार जिस मार्ग से करते थे उस व्यापार का नाम ही सिल्क या रेशम पड़ गया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण था रेशम। और रेशम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। रेशम प्रोटीन होता है, ठीक है। रेशम क्या है, जैसे साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन में, रेशम क्या है, तो याद रखिएगा रेशम एक प्रोटीन है, ठीक है। रेशम प्रोटीन है, ठीक, क्या है, प्रोटीन। क्यों प्रोटीन है, क्योंकि ये जिस कीड़े से प्राप्त होता है उसमें क्या, किससे मिलता है, हमें प्रोटीन से मिलता है। वो कीड़ा क्या होता है, रेशम, उसका प्रोटीन होता है, ठीक है, जाल जो होता है उसका। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। सोचिए जैसे कि अब 2000 साल पहले रेशमी कपड़ा पहनने का फैशन था और अब देख रहे हैं कौन सा फैशन है, चेंज हो जाता रहता है। लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, ठीक है। जो आसपास के शासक थे उनसे व्यापारी शुल्क लेते थे। चलिए आगे देखते हैं।
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे, जो सिल्क रूट पे इन्होंने नियंत्रण रखा था और जो सिल्क रूट से गुजरते थे उनसे ये कर लेते थे। ठीक है, सबसे पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम भारत पर इनका शासन था। पहले कहाँ पे था? मध्य एशिया, पश्चिम भारत पर। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, पेशावर और मथुरा किसके अधीन था? कुषाणों का अधीन था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक है, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर जहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ठीक है, तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाण ने जारी किए थे, याद रखिएगा। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, जिसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, और कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। मथुरा और पेशावर किसके राज्य के हिस्सा थे? कुषाण वंश के। ठीक है, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो किसके काल से संस्कृत में लिखना, किस राजा के शासनकाल में संस्कृत में लिखना स्टार्ट हुआ? तो आप ये भी याद रखिएगा कि अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने संस्कृत में लिखना शुरू किया किसके काल से? कुषाण के काल से। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा क्या दर्शाया गया है? निर्वाण प्राप्ति। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, पहली विशेषता ये रही कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। ठीक है, जो महायान संप्रदाय का उदय हुआ। और दूसरी परिवर्तन ये आया कि बोधिसत्व में आस्था आई। ठीक है, बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई। तो कहाँ तक फैली थी? चीन, कोरिया और जापान। तो क्वेश्चन दे देगा कि जो बोधिसत्व की भावना है भारत में ही प्रचलित रही, तो ऐसा कथन जो होगा गलत होगा, क्योंकि कहाँ तक फैली थी? नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा आपको, बट उस पर ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। उसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसे समझेंगे कि हाँ ये धर्म ऐसे पूछा जा रहा है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मैं इसीलिए वो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके सिवा जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ आप वही पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी से। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गईं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। ठीक है, दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाला व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण धर्म में जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार हुआ, बट उत्तर में नहीं हुआ इतना। ठीक है, जितना दक्षिण में हुआ। इसका रीज़न क्या है? बाएं, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। चलिए चित्र दिखा रहे हैं। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला? दक्षिण की पूर्व ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। किस किस के काल में कहाँ कहाँ फैला ये आप स्टैंडर्ड बुक एक पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कंप्लीट। ठीक है, या मैं आपको अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा आगे, तो उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है,
थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, ये देखिए कार्ले की गुफा दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में, विश्राम के लिए इसका यूज़ करते थे। आगे देखते हैं, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा कर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री के बारे में बता रखे हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम ही था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब कब आया? 1600 साल पहले आया। सुनसांग 1400 साल पहले आया। तो क्रम पूछ सकता है, क्रम याद कर लीजिएगा कि फाशियान कब आया? 1600 साल पहले। सुनसांग कब आया? 1400 साल पहले। ठीक है, और 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। वे सब अध्याय 6 के जीवन में जुड़ी जगहों मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, अध्याय 6 में हमने जिन मठों के बारे में पढ़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय, विहार है, ये अदर, उन प्लेसों को देखने के लिए आए थे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री को ने अपने तीर्थ यात्रा का वर्णन लिखा है। उनमें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। जिन्होंने अपने, जैसे कि देखते हैं मैगस्थनीज जो आया था उसने इंडिका लिखी, और हिंसांग आया, फाशियान आए, ठीक है, हर्षवर्धन और फहियान आए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी अपनी कहानी लिखी, जैसे सियुकी है, अदर है। ठीक है, सियुकी अदर नाम की। फाशियान चीन वापस कैसे लौटा, देखते हैं। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए बंगाल की यात्रा शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। चलिए हटाइए, मतलब नहीं, कहानी के रूप में देखा। ठीक है, सुनसांग कहाँ से कहाँ आया ये देखते हैं। सुनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। तो देखिए, इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। जैसे ये पांडुलिपियाँ जो थी, आपने जाना था कि कुषाण के काल में संस्कृत में लिखने लगे थे। ठीक है, तो इन जो पांडुलिपियाँ थी संस्कृत में थी, कि जब चीन गया तो उसे चीन में तो संस्कृत थी नहीं, तो उसका अनुवाद करने लगा। उसी में इसका जीवन, अपना कंप्लीट जीवन बिताया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। सुनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में है, अध्ययन किया। नालंदा के बारे में क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो अगर 10 लोग जाते थे, उसमें सिर्फ 2 लोग की एंट्री मिलती थी। तो देखिए कैसा प्रक्रम था पहले भी, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के तरीके से। जो आप भक्ति के बारे में जानते हैं, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें विष्णु, शिव, दुर्ग जैसे देवी देवता शामिल हैं। तो पूजा का प्रचलन हुआ 200 से 300 BC में। ठीक है, 200 से 300 ईसा पूर्व में। हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और इंग्लिश में BC। ठीक है, बिफोर द कृष्ण जन्म, बर्थ ऑफ कृष्ण। ये देखते हैं, बारह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह रूप की है। तो वाराह रूप की एक मूर्ति है। पुराणों अध्याय के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप का आधार लिया, या पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। विष्णु ने वाराह रूप क्यों लिया? पृथ्वी, जल में डूब रही पृथ्वी को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी। ठीक है, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो या नीची जाति का। ठीक है, तो पहले जो भक्ति थी सभी के लिए खुली होती। मंदिर सबके लिए थे, क्या हर कोई मंदिर जा सकता था, पूजा कर सकता था, अपने
अकॉर्डिंग भगवान से संबंध बना सकता था। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11, देखो अध्याय 11 में पढ़ेंगे इसके बारे में, का हिस्सा है। ठीक है, इस भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, तो 300 BC में कोई आडंबर या कर्मकांड नहीं थे, वो लोग ईश्वर की भक्ति पर ध्यान देते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें उसे भक्त देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगे। तो इस काल में जैसे कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूर्तियों बनने की परंपरा का आरंभ किस काल में हुआ। ठीक है, कौन सा समय हुआ, 300 BC, 500 BC, 700 BC, या राजा का नाम दे देंगे, कुषाण वंश के समय, सतवाहन के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना। तो ये अर्थ याद कर लीजिए, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना। अर्थ होता है कि भक्ति भावना और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। ठीक है, भक्ति क्या है? भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भाग का एक हिस्सेदार होता है। चलिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। तो जानते हैं जैसे कि मूर्तियों को विशेष जगह पर रखा जाता था, उस ऊंचा सा टीला बना करके उस पर सजावट के तरीके से रखा जाता था। ठीक है, इन स्थानों को मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है, ये जो स्थान होते थे इनको मंदिर कहा जाने लगा, फिर मंदिर भव्य बनने लगे। ठीक है, मंदिर बनने की परंपरा का स्टार्टिंग कब हुई थी? याद रखिएगा, गुप्त काल में। ठीक है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू शब्द कैसे निकला है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही हिंदू या इंडस से निकला है। शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास एवं सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। बहुत अभी आप जाएंगे किसी से कहेंगे किस रिलीजन से हो, तो कहेगा हिंदू है, बट हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हिंदू शब्द क्या है? इंडिया शब्द की तरह ही, जैसे कि इंडिया आपने देखा था, इंडिया कैसे निकला था? आने वाले लोगों ने इंडस कहा, इंडिया से इंडस से इंडिया बन गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के कबीले को भारत कहा जाता था, उस पर नाम भारत पड़ गया। ठीक है, और हिंदुस्तान जैसे कि इंडस शब्द से निकला था, उसी तरीके से हिंदू भी इंडस शब्द से ही निकला था, बना। ठीक है, तो आज कहते हैं हम लोग कि हिंदू धर्म है, बट हिंदू धर्म नहीं है। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को, यानी कि इस भारत में सिंधु नदी के जो लोग पूर्व में रहते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था हिंदू शब्द। ठीक है, इसमें बता रहा है सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो पूर्व में जैसे कि जानते हैं भारत का हिस्सा पड़ता था, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता था हिंदू शब्द। तो हिंदू कोई जाति या नहीं समूह, हिंदू सभी के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए हिंदू प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऐसे समझिए कि इस पान सिंधु नदी के पूर्व में जो कोई रहता है सब हिंदू हैं। ठीक है, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ एशिया में। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। इस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है।
बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात लिखी है या एक अंश दिया गया है, ठीक है। बाइबल का छोटा सा अंश दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। केरल के ईसाइयों को, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आ सकता है पूछने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। व्यापारी मुविंदर, रास्ता या मार्ग, रेशम को ये शब्द दे रखे हैं। मुविंदर आपने देखा था किसके लिए प्रयोग किया जाता था? चोल चेर पांडव के लिए। कुशाण ने कहाँ पे कब्जा कर रखा था? ईरान, अफगानिस्तान में। और इनके कौन से? पेशावर और जो मथुरा था, पेशावर और मथुरा, इनके 2 केंद्र थे, ठीक है। और इनके ही काल से, कुशाणों के ही काल से संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने लगे, ठीक है। और कुशाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क। आपने जाना था कनिष्क था, ठीक है। महायान धर्म का कब शुरुआत हुई? महायान धर्म। और महायान की 2 विशेषता क्या थी? याद रखिएगा, महायान की 2 विशेषता थी बोधिसत्व की। एक थी बोधिसत्व, जिसमें बोधिसत्व आ गया था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में न रहना, बल्कि दूसरे को ज्ञान देना और दूसरे के लिए सृजन करना, ठीक है। और दूसरा इसमें था कि मूर्ति पूजा आ गया था, ठीक है। तो महायान की 2 विशेषताएं, बोधिसत्व, मूर्ति पूजा, ठीक है। थेरावाद क्या था? थेरावाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनके बाद द्वारा जो कविताएं लिखी जाती थी उन्हें थेरावाद कहा जाता था, ठीक है। थेरा ग्रंथ, थेरावाद। तीर्थयात्री हमने पढ़ लिया, जैसे कि सिंह पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक दे रखा है क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए, इसे मिलाते हैं, देखते हैं, ठीक है। दक्षिण पथ के स्वामी किसे कहा जाता था? सतवाहन को। सतवाहन कहाँ पे थे? दक्षिण पूर्व में राज करते थे, ठीक है। और सबसे बाल यानी कि ताकतवर शासक कौन था इसमें? तो गौतमी श्री था। मुविंदर किसे कहा जाता था? मुविंदर चोलचेर पांडु को कहा जाता था। अश्वघोष कौन थे? देखिए, पहले ये मिलाते हैं जो हमें कंप्लीट पता है, ठीक है। जैसे सुनसांग, बोधिसत्व किस धर्म से था? महायान बौद्ध धर्म। सुनसांग क्या था? चीनी यात्री था। फिर अश्वघोष बचा बुद्धचरित्र, ठीक है। तो हमें फर्स्ट उसे मिलाना है जो हमें कन्फर्म पता है, ठीक है। कुछ तथ्य दे रखे हैं। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई? 7000 साल पहले। कहाँ हुई? चीन में। और चीन के लोग जिस मार्ग से जाते थे रेशम का व्यापार करने, उस व्यापार को रेशम मार्ग कहा जाने लगा। चोल चेर पांडु को क्या कहते हैं? मुविंदर। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग का उदय 2000 साल पहले, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क जो था कब राज किया? 1900 साल पहले, ठीक है। पाषाण को भारत आगमन कब हुआ? 1600 वर्ष पहले। सुनसांग यात्री अपार की शिव की स्तुति की रचना कब हुई? 1400 साल पहले, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये एनसीईआरटी फाउंडेशन कंप्लीट चल रहा है, तो इसमें हम कल पढ़ेंगे 10th चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर लीजिए। जैसा कि हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आपको हम एनसीईआरटी में आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइंस, 5 एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे दिसंबर के एंड तक, ठीक है। तो हमारा जैसे कि मिनिमम मान सकते हैं आपका सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। इसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो एक बार इसे कंप्लीट करने के बाद आप अदर बुक पढ़िए, तो आपको सही से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं नोट्स अलग से भी चार्ट बना के पढ़ा सकता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट मैं आपको बुक से पढ़ाऊँ तो अच्छा रहेगा। उसमें मैं कॉन्सेप्ट ऐड कर दूँगा और आपको साथ में ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने बुक से पढ़ा है तो कंप्लीट पढ़ा है, आपका कोई पार्ट छूटा नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।